गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु में। दोस्तों, मैं अदिति रस्तोगी आज होली के दिन भी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस जो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में हेल्प आउट करेंगे। दोस्तों, होली का ये पावन त्योहार आपके जीवन में लाए रंगों की बौछार। तो आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे रिजल्ट गुरु परिवार की ओर से। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चंस को करेंगे। होली वाले दिन भी हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने वादा किया है कि रिजल्ट गुरु आपको 24/7 अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और यहाँ पर ये 24 घंटे आपको क्लास देखने के लिए मिलती हैं। तो भैया होली पे कैसे रुकेंगे, क्योंकि ये रंग बिखेरने यहाँ पर आप कुछ रंग बिरंगे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपके रिविजन क्वेश्चंस हैं जो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में हेल्प आउट करेंगे। दोस्तों, एक बात और, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब मैंने ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में से लिए हैं, जो कि आपका टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और देखिएगा कि ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। मतलब जब आपका एग्जाम होगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपको फायदा देंगी। और एक और बहुत अच्छी बात, यहाँ पर मैंने लिटरेचर के ना लेकर ग्रामर के क्वेश्चंस को लिया है, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो ये आज की स्पेशल क्लास, होली स्पेशल क्लास है जो आपके जीवन में बहुत सारे रंग बिखेरेगी। ऑल्सो आपके, क्योंकि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में जब आप अपना एग्जाम देंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। आसपास तो नहीं है एग्जाम, लेकिन जब भी आएगा तो ये एग्जाम में आपको हेल्प आउट करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जीवन में रंग भरने वाले क्वेश्चंस ही हैं। तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। दोस्तों, रिजल्ट गुरु की आपने सभी ने डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि ये रिजल्ट गुरु की आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। आपकी किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो चलिए, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इसको हम पढ़ लेते हैं। और भैया सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि हु डिड यू गिव द मनी। अब ये फिल इन द ब्लैंक है, आपको बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिल किया जाएगा। दोस्तों, भले ये रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन आप इसे लाइव ही समझिए, आपको सीधे इसमें आंसर देना है। एंड कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके आंसर क्या, आप कमेंट करते रहिए। कोई भी डाउट होगा क्लास में तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कमेंट में आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करूंगी। और साथ ही साथ जो भी आपको अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक फिल इन द ब्लैंक है। तो आपको बताना हुम डिड यू गिव द मनी। अब आपने किसको मनी दिया है, तो किसको दिया है, इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो अब अभी तक आपका आंसर भी आ गया होगा। तो यस, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। हुम डिड यू गिव द मनी टू, आपने किसको पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर टू हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप तैयार रखिए, जल्दी से आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज डैश लिटरेचर। अब इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात की गई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस चीज के लिए प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। तो अब इस ब्लैंक में कौन सी प्रपोजिशन है जो फिल की जाएगी वो आपको बताना है। तो प्राइज फॉर लिटरेचर, इन लिटरेचर, ऑफ लिटरेचर या ऑन लिटरेचर। तो यहाँ पर प्राइज किसके लिए मिला था, तो किसके लिए को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। जल्दी जल्दी अपने आंसर को लॉक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। देखते हैं कि कौन कौन इसका करेक्ट आंसर दे रहा है, और इससे मुझे ये भी पता लगता रहेगा कि कौन कौन क्लास देख रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है। मैं भी देखती रहूंगी कि भैया कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जो आंसर दे पा रहे हैं। तो होली के दिन इस शुभ अवसर पर जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और ज्यादा मजा आ जाने वाला है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन एक फिल इन द ब्लैंक आपको गिवन है। स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली डैश इंक। अब बताइए इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा, विद इंक, इन इंक, बाय इंक, फ्रॉम इंक। अब मैं यहाँ पर एक प्रपोजिशन का आपको एक तरीका बताती हूँ। देखिए, जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उस कार्य को कोई ना कोई व्यक्ति करता है, और जो व्यक्ति अगर कार्य को करता है तो उसको बोला जाता है एजेंट। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसको क्या बोला जाता है, एजेंट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एजेंट बोला जाता है। अब ये एजेंट दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे,
या तो ये एजेंट होंगे काउंटेबल, देखो, या फिर ये होंगे अनकाउंटेबल। एक मिनट, इसे काउंटेबल एजेंट को नहीं बोलेंगे हम। अगर कोई भी कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसको बोला जाता है एजेंट, और ये व्यक्ति इस कार्य को जिस भी तरीके से, मतलब जिसकी हेल्प से करता है, उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट आपके दो तरीके के होते हैं, या तो ये होते हैं काउंटेबल, या तो ये होते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिना जा सकता। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखो, जब भी हमें एजेंट के लिए प्रपोजिशन का यूज करना होता है, तो एजेंट को शो करने के लिए हम प्रपोजिशन यूज करते हैं बाय। जैसे दिस सेंटेंस इज रिटन बाय मी, या दिस सेंटेंस इज रिटन बाय प्रणव। तो बाय जो भी एजेंट का नाम है, जो व्यक्ति है जो उस कार्य को करता है, तो वो एजेंट है, और उसके लिए हम क्या प्रपोजिशन यूज करते हैं, उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस कार्य को करता है और वो जिसकी हेल्प से करता है, तो वो क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट कैसे होंगे, या तो काउंटेबल होंगे या फिर अनकाउंटेबल। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा, तो मैंने इस पेन की हेल्प से लिखा, इस स्टाइलस की हेल्प से लिखा, और ये स्टाइलस काउंटेबल है, तो हम काउंटेबल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं विद। ठीक है, काउंटेबल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विद का। जबकि अनकाउंटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम यूज करते हैं इनका। ठीक है, अनकाउंटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब भैया यहाँ पर देखिए सेंटेंस को दोबारा ध्यान से, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड, स्टूडेंट्स को कहा जाना चाहिए इंक में लिखने के लिए। अब इंक में लिखने के लिए बोलना है, तो इंक क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर ये इंक कैसा है, अनकाउंटेबल है। और जब अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा भैया, इन आ जाएगा। तो यहाँ पर इन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो बी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई तो क्लास को भैया लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि इज मैरिड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसका आंसर दूं, मैं चाहती थी कि आप कमेंट में करके ही इसका आंसर मुझे बताएं, लेकिन फिर भी, और मैं क्लास में इसको आपको बताऊंगी भी, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि रवि इज मैरिड डैश अ कजन ऑफ माइन। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इट इज हार्डली 10 years, इट इज हार्डली 10 years डैश द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये सिर्फ मुश्किल से 10 साल ही होंगे जब से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जब से, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा। द सेक्रेटरी वॉज आस्क्ड टू गिव डैश द प्राइजेस। अब जल्दी से मुझे बताइए कि इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा। तो दोस्तों, जब कोई प्राइज देने की बात होती है, यहाँ पर गिव अप नहीं करना, गिव अप तो मतलब छोड़ देना उन प्राइजेस को, नहीं, गिव अप देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिव अवे आ जाएगा, गिव अवे द प्राइजेस। तो बी ए सॉरी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब एक तरह से प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो ये गिव अवे द प्राइजेस हो जाएगा कि आपको प्राइजेस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एक तरह से। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगेन एक फिल इन द ब्लैंक है, और इस फिल इन द ब्लैंक में, इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यू डैश इंप्रूव योर स्पेलिंग्स। अब इंप्रूव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और भैया इससे पहले मोडल आएगा, तो आपको अपनी स्पेलिंग्स को इंप्रूव करना चाहिए। तो यू शेल, यू मस्ट, यू वुड, या यू डेयर टू। तो डेयर टू आप हिम्मत की बात हो रही है, नहीं तो ये तो नहीं होगा भाई। यू वुड भी एक तरह से हो गया कि कर सकता है, तो इस तरह से हो जाता है, नहीं पास्ट की बात हो रही है। यू शेल नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यू शेल भी करेक्ट हो सकता है वैसे तो यू शेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यू शेल का मतलब होता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, तो यू शेल हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम यू के साथ तो शेल नहीं आता, आई और वी के साथ शेल आता है। तो जब हम किसी के ऊपर कंपल्शन रखते हैं या किसी को डेफिनेटली कुछ करने के लिए कहते हैं, तो हम यू के बाद शेल का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपको ये करना चाहिए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज।
तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा वुड यू लेंड मी। जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। ठीक है, तो वुड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दे डैश गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। अब देखो एक बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेटिंग। कभी भी मोडेल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मस्ट की, तो मस्ट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि ये आईएनजी फॉर्म है। तो ऑब्वियसली हमारा ये वर्ड तो यहाँ पर नहीं आ सकता। अब आ जाता है यू नीड टू गेटिंग मैरिड, यू ओट टू गेटिंग मैरिड, यू विल बी गेटिंग मैरिड। अब देखो जब भी टू आता है तो टू के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है ना। और वैसे भी मोडेल है तो मोडेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जी हमारा ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। बी के बाद हमें या तो आईएनजी का प्रयोग करना पड़ता है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम बोले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट, सॉरी दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, कि वो नेक्स्ट ईयर मैरिड मतलब नेक्स्ट ईयर वो शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि वो नेक्स्ट ईयर में मैरिड हो जाएंगे, मतलब उनकी शादी हो जाएगी। नाउ शी डैश वर्क हार्डर। अब जल्दी से बताइए कि यहाँ पर ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा। अब अगेन वही बात आ गई भाई, अगर मस्ट बी, कांट बी, माइट बी आ रहा है, तो ये जो बी है, बी के बाद हम या तो वर्ब की आईएनजी का प्रयोग करते हैं या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब यहाँ पर तो क्या आ रहा है, वर्क, वर्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब तो ये बात हो गई कि भाई इन तीनों में से तो कोई भी नहीं आएगा। अब बचता क्या है, शुड। तो शुड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी शुड वर्क हार्डर। उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मतलब और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लग रहा होगा कि मैम ये नहीं तो ये आ सकता है, ये नहीं तो ये आ सकता है। तो ये आप कमेंट करके अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कीजिएगा। मैं आपको साथ साथ क्लास में जरूर बताती रहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट अ बिग क्राउड, इट डैश बी सम इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो कितना बड़ा क्राउड है, मतलब कितना ज़्यादा भीड़ है, इसका मतलब कोई ना कोई ये ज़रूर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा जो यहाँ पर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब बताओ, ही इट नीड्स टू बी, या इट ओट टू बी, या इट सर्टेनली टू बी, या इट मस्ट टू बी। तो भैया जब ऐसा होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है। जब कैसी पॉसिबिलिटी होती है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मस्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो जब कोई चीज होनी चाहिए, मतलब पक्के से, आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि भैया ऐसा ही लगता है मुझे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके वो हर बार टॉप कर रहा है क्लास में, हर बार उसके मार्क्स ही एकदम मतलब टॉपर्स वाले आ रहे हैं, 100 में से 100 आ रहे हैं, और जो भी है मतलब वो टॉप करता जा रहा है। तो आपको लगेगा उसकी मार्कशीट देखकर, मतलब आप उस व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को नहीं जानते, तो आपको उसे देखकर क्या लगेगा कि यार ये पर्सन तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुन्ना भाई एमबीबीएस हो सकता है कि नहीं, जी बिल्कुल हो सकता है। तो क्या पता वो चीटिंग करके उसने टॉप किया हो, लेकिन क्योंकि मार्क्स आपके सामने है, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, तो आप क्या कहोगे, ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा ये। वो बात अलग है, असलियत खुले तो पता नहीं क्या होगा। खैर क्या पता इंटेलिजेंट वाकई हो। तो एग्जैक्ट जब हमें नहीं पता, तो जब हमारी पॉसिबिलिटी 99.99% होती है, लेकिन 100% तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक अनुमान है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो भैया बहुत भीड़ है, जरूर जो व्यक्ति आया ना बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा खास व्यक्ति होगा। अब क्या पता कौन होगा, लेकिन भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पक्के से इंपॉर्टेंट ही होगा। तो ये जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है उस पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी बात पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। डैश यू वर्क हार्डर यू विल फेल, बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है। तो जल्दी से बताइए कि इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा। देखो डैश यू वर्क हार्डर यू विल फेल, तो जैसे ये सेंटेंस आता है, तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे
तो आप फेल हो जाएंगे। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ इफ़ यू वर्क हार्डर, कि अगर आपने मेहनत की तो आप फेल हो जाएंगे, ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। वेदर यू वर्क हार्डर, चाहे आप मेहनत भी कर लो आप फेल हो जाओगे, ये भी गलत है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेहनत करेंगे तो पास होना चाहिए। अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप फेल होते रहोगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कि अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर होती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, इफ आई हैड, ये बैड नहीं है ये हैड है, ठीक है, क्या है, हैड है। इफ आई हैड टोल्ड द ट्रुथ डैश द पनिशमेंट, तो देखो इफ के बाद ये हमारी टाइप 3 वाली कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है, टाइप 3 वाली। तो इफ के बाद हम ब्लैंक दो क्लॉजेस में सेंटेंस बनाएंगे। अगर ये वाला क्लॉज हमारा हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आता है, मतलब पास्ट परफेक्ट में बनता है, तो इसका जो रिमेनिंग क्लॉज होगा वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे बनेगा, है ना। अगर ये वाला सेंटेंस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर क्या है, इफ आई हैड टोल्ड, मतलब ये यही वाली कंडीशन बन रही है टाइप 3 वाली। और जब टाइप 3 वाली बन रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट अगर हम देखें, आई वुड हैव एस्केप्ड, आई विल एस्केप, आई वुड एस्केप, आई विल नॉट एस्केप, तो भैया यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को, क्लियर होती बात। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करना अपने आप में एक मजेदार बात है, क्योंकि रंगों का त्योहार है भैया, और रंग में अगर रंग ना मिले तो फिर कैसा मजा। तो ये जो रंग है ना, यही आपके जीवन में भी रंग भरेंगे, उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पर इन रंगों से ही हम इस पूरे यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, फिर से वही बात आ गई, इफ आ गया। तो इफ के बाद वाली सेंटेंस हमारा किस में बनेगा, दो क्लॉजेस में। अब दो क्लॉजेस में कैसे बनेगा, ये जो कंडीशन आपकी वो टाइप 2 वाली कंडीशन होगी। कौन सी होगी, टाइप 2 वाली। कैसे बनेगी, आपको अगर ये वाला सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मोडाइल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखोगे एक बात, यहाँ पर जब सेंटेंस हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या गया, वुड फ्लाई, है ना। तो वुड फ्लाई मतलब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एक और बात, जब कोई कंडीशन ऐसी होती है जो कि इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता। अभी मैं कह रही हूँ कि काश अगर मैं चिड़िया होती, तो ऑब्वियसली मैं तो एक इंसान हूँ, एक चिड़िया तो बन नहीं सकती। तो ये इम्पॉसिबल वाली कंडीशन है, और जब इम्पॉसिबल वाली कंडीशन आती है तो हम हमेशा पास्ट प्लस प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। पास्ट और साथ साथ प्लूरल भी होना चाहिए, दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इफ आई वर अ बर्ड। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, सी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आई की जगह शी होता, ही होता, तब भी हम वर्ब का ही प्रयोग करते, क्योंकि हम हमेशा वर्ब की पास्ट प्लूरल फॉर्म को यूज करते हैं। अगर वो कौन सी कंडीशन हो जाए, काश वाली हो जाए, यदि ऐसा होता और उसमें इम्पॉसिबल वाली कंडीशन है। अगर पॉसिबल वाली होती तो हम वॉज का प्रयोग कर सकते थे। ओके, चलिए तो आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द विंड डैश द कैंडल, अब यहाँ पर ब्लैंक में बताइए कि क्या फिल किया जाएगा। तो देखो हवा ने कैंडल को ऑब्वियसली क्या कर दिया, बुझा दिया, और जब बुझा दिया तो उसके लिए पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ब्लू आउट। ब्लू आउट का मतलब होता है बुझा देना, है ना। तो लाइट को ब्लो आउट कर देना मतलब बुझा देना। तो सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी मस्ट डैश आर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इनटू डेब्ट। तो हमको अपने एक्सपेंसेस को कम कर देना चाहिए, नहीं तो फिर हम कर्ज में डूब जाएंगे। तो जब एक्सपेंसेस को कट कर देना चाहिए, मतलब कम कर देना चाहिए, तो उसके लिए जो फ्रेज यूज करा जाता है वो क्या यूज किया जाता है, कट डाउन। तो सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कट डाउन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस को काट देना, कम कर देना, खत्म कर देना, है ना। अगर हम एक्सपेंसेस कम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली
पैसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और हम कर्ज से भी डूबते चले जाएंगे। तो हमारे एक्सपेंडिचर को हमें क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स। अब ये टू वेदर द स्टॉर्म एक इडियम है, बोले तो एक मुहावरा है। तो जल्दी से बताइए टू वेदर द स्टॉर्म का क्या मतलब होगा। चलिए जल्दी से बताइए, मैं आपको सोचने का टाइम दे रही हूँ। वेल, टू वेदर द स्टॉर्म, वेदर मतलब जो मौसम के लिए यूज करा जाता है, और यहाँ पर तूफान की बात भी हो रही है। तो इसका जो मीनिंग हो जाता है, इस फ्रेज का मीनिंग हो जाता है भैया, टू बी आउट इन बैड वेदर नहीं, टू सर्वाइव इन अ डिफिकल्ट टाइम, टू मेक अ फस ओवर समथिंग, टू फील हैप्पी। इसका मीनिंग होता है टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी एक मुश्किल वक्त का सामना भी एक आसानी से कर लें, एक ईज के साथ कर लें, तो वो क्या हो जाता है हमारा, डिफिकल्ट इशू को में भी सरवाइव कर जाना। तो बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू पुल थ्रू मीन्स, अब फिर से एक इडियम आपसे पूछा गया, तो टू पुल थ्रू मीन्स का मतलब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबको बताना भैया कमेंट करके, टू पुल थ्रू का मीनिंग क्या होगा। यस, तो चलिए देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। टू पुल थ्रू का मीनिंग होता है रिकवर करना। जब हम रिकवर करते हैं किसी चीज से, तो पुल थ्रू उसका मीनिंग हो जाता है। पुल थ्रू, पुल थ्रू मतलब जैसे एक होता है एक डोर को मान लीजिए आप ऐसे करके अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो पुल थ्रू मतलब आप अपने आप को फिर से पीछे खींच रहे हैं, मतलब आप रिकवर हो रहे हैं। तो जब कोई बीमारी से या किसी भी चीज से जब आप रिकवर करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, टू पुल थ्रू। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो यहाँ पर ये आपको ना ही सिर्फ नोट करना है बल्कि याद भी करते हुए चलना है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग क्या होगा। ये भी आपका एक इडियम है जिसका मीनिंग क्या होना चाहिए, तो फेस टू फेस विद डेथ नहीं, इन वॉन्ट ऑफ अ हाउस नहीं, डिटरमिन टू लिव नो, इन स्ट्रेंज सिचुएशन। अब आप फिश को पानी से बाहर निकालोगे तो ऑब्वियसली भैया वो एक बड़ी खतरनाक और बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन है। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, ये इसका एकदम बोले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाइल्ड गूस चेज। तो जल्दी से बताइए कि अ वाइल्ड गूस चेज का मीनिंग क्या होना चाहिए। ये सब बताएंगे एक साथ कि वाइल्ड गूस चेज का मीनिंग क्या होगा। यस, तो चलिए वाइल्ड गूस चेज का मीनिंग देख लेते हैं। मतलब कोई एक ऐसा काम करना जिससे कुछ हाथ ना लगना, कुछ निष्कर्ष ना निकलना, कुछ मतलब एक निराशा ही हाथ निकलना, मतलब उसका कुछ फायदा ही नहीं होना, है ना, टाइम वेस्ट हो जाना। तो इसको हम बोलते हैं, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा, अ यूजलेस एंटरप्राइज, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, फालतू के हाथ पैर मार लिए, कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देख लेते हैं किसके पास आंसर है। नेक्स्ट है भैया आपका मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अब इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। अब फिर से ये मुहावरा है, और इस मुहावरे का हमको क्या बताना है, अर्थ बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यूज द सनशाइन फॉर हार्वेस्टिंग, बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे, बी मैरी ड्यूरिंग द समर, या मेक मैक्सिमम यूज ऑफ अ गिवन अपॉर्चुनिटी। तो देखो, मेक हे वाइल द सनशाइन्स मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ अ गिवन अपॉर्चुनिटी। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब सनशाइन सुनो तो अपना हे बना लीजिए, मतलब आपको क्या करना है, जब जैसे कहते हैं ना भैया, बोला जाता है ना लोहा गरम है हथौड़ा मार दो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा पूर्ण रूप से उठा लो, अभी तो वक्त है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मौके का पूर्ण रूप से फायदा उठाना। तो डी हमारा एकदम बोले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी बात पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, टू बैंक अपॉन। अब फिर से एक और मुहावरा आपसे पूछा गया, तो टू बैंक अपॉन का मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। तो टू बैंक अपॉन, अब अपॉन से एक वर्ड और याद आया होगा, डिपेंड अपॉन। तो इसका जो सही अर्थ हो जाता है वो हो जाता है किसी चीज पर निर्भर होना, तो डिपेंड होना। तो डिपेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू डिपेंड। तो डी एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डिपेंड। डिपेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टू बैंक अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंड। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीड ऑफ द आर, अब जल्दी से बताइए कि नीड ऑफ द आर ईडीएम का मीनिंग क्या होगा। देखो, नीड ऑफ द आर का बेसिकली मीनिंग होता है जब हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वो हमारी हेल्प करे, है ना। तो जब हमें उस हेल्प की सबसे ज्यादा नीड हो तब वो हमारी हेल्प करे। अब अगर देखें तो इसमें चारों ही जो सेंटेंसेस है वो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या होना चाहिए। द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जिसकी जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, नहीं जिस वक्त आपको हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत हो। द रिक्वायरमेंट ऑफ एट अ गिवन टाइम, अ डायर नेसेसिटी, डायर नेसेसिटी भी यहाँ पर यूज नहीं होगा। टाइमली रेमेडी, यहाँ पर क्या हो जाता है, द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम, जो गिवन टाइम पर आपको जिस चीज की जरूरत है वो मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब वेल, अब देखो वेल, अब गुड का ही, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और गुड का एडजेक्टिव का ये क्या होता है, एडजेक्टिव है, और इसका जो एडवर्ब होगा, गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इसका जो एडवर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। इसका जो एडवर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, वेल। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आई टीच गुड होगा या आई टीच वेल, ऑब्वियसली अच्छा तो मैं पढ़ाती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, आई टीच वेल होगा, आई टीच गुड नहीं होगा। जैसे शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स गुड नहीं होगा, तो वो गाती है, कैसा गाती है, अच्छा गाती है, तो वेल होगा। आई टीच वेल, गुड नहीं होगा, वेल होगा। एडवर्ब की बात हो रही है, क्योंकि टीच, टीच वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन होता है, एडवर्ब। अब बात आती है कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। तो भैया चाहे वो गुड हो चाहे वो वेल हो, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है बेस्ट। तो मतलब अगर मैं वेल की भी बात करूं तो उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेल हो जाएगी, सॉरी बेस्ट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेल एक पॉजिटिव एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री का, तो उसका जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हमेशा बेस्ट होगा, ठीक है। गुड का भी बेस्ट होगा, गुड बेटर बेस्ट, और वेल का भी बेटर और बेस्ट होगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। हाँ वो बात अलग है कि जब एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात आएगी तो गुड आपका एडजेक्टिव है जबकि वेल आपका एडवर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच, अब मच का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तो भैया मच हो या फिर मैनी, मैनी हो, इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हो जाते हैं मोर और मोस्ट। सेम वे इसी का भी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर मच की बात करें मैनी का, तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर और मोस्ट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि इनमें से कंपैरेटिव डिग्री कौन सा होगा मच का, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो आपका हो जाएगा मोर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। लेस बात करें तो लेस तो उसका ऑपोजिट हो जाता है, मैनी उसका पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि मच आपका एडवर्ब है, सॉरी मच आपका एडजेक्टिव है जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि मैनी आपका एडजेक्टिव है जो आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। खैर अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो आपको बताना है 20, इनमें से ये जो वर्ड है 20, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जल्दी से बताइए क्या ये एक नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो दोस्तों ये वर्ड हो जाएगा आपका, अब ये 20 बॉयज, मतलब बॉयज का आपको क्वालिफाई कर रहा है, बॉयज आपका नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये हमारा एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में आपको बताना है कि क्विकली क्या है। से बताना है कि क्विकली हमारा इनमें से क्या है। द वर्ड क्विकली इज, तो ही वर्कड क्विकली, तो ही वर्कड क्विकली। अब देखो वर्कड क्या हो जाता है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो क्विकली हमारा क्या हो जाएगा भैया, एडवर्ब हो जाएगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही इज ऑन द कमिटी,
अब यहाँ पर ऑन बताना है आपको कि ऑन क्या होगा। तो ऑन हमारा क्या हो जाता है, ऑन देखिए यहाँ पर पोजीशन की बात बता रहा है, तो जब पोजीशन की बात बता रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्रपोजिशन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रपोजिशन। तो इन, ऑन, एट, बाय, आफ्टर, बिफोर, तो जो चीज़ किसी चीज़ की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सके किसी नाउन प्रोनाउन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, तो इसी बात पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, मतलब जो नाउन की विशेषता बता सके। तो भैया ऐसे शब्द कौन से होते हैं, तो नाउन की क्वालिटी को बताने वाले या नाउन में कुछ ऐड करने वाले, नाउन की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस तो जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काफी सारे क्वेश्चन आज हमने किए हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आप लोगों को भी मजा आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, अ वर्ड दैट जॉइंट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, तो एक ऐसा शब्द जो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है, तो भैया ऐसा शब्द कहलाता है कंजक्शन। जैसे जंक्शन होता है ना, जंक्शन मतलब जो स्टेशन होता है, जैसे रेलवे स्टेशन को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, तो वो दो शहरों को एक साथ जोड़ता है, ऐसे ही वर्ड होता है कंजंक्शन। जंक्शन का मीनिंग होता है ऐड करना, तो कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ब जो कि क्रिया है, प्रपोजिशन जो किसी नाउन प्रोनाउन की पोजीशन को बता सके, इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो बिना सोचे समझे खुद मुंह से निकल जाए। जैसे मान लीजिए आप कहीं से टकरा जाए तो बोलेंगे आउच। अगर जैसे हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, ये हुर्रे हैप्पी, तो ये जो शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं, जो कि सोच समझ कर नहीं बोले जाते, जो खुद मुंह से निकल जाते हैं, वो इंटरजेक्शंस होते हैं। हिप्पी, हुर्रे, अलास, ये सारे शब्द। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक भरना है। शी डिड द जॉब विदाउट डैश एंथुजियाज्म, तो बताइए मच एंथुजियाज्म, ऑल एंथुजियाज्म, मैनी एंथुजियाज्म, ये लिटिल। अब एंथुजियाज्म क्या हो गया, एंथुजियाज्म अनकाउंटेबल है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मच एंथुजियाज्म आ जाएगा। लिटिल का मतलब तो ना के बराबर, तो लिटिल को यूज नहीं करेंगे, मच का प्रयोग करना यहाँ पर सही होगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू हेल्प, डू टू हेल्प, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम में से कोई किसी की मदद के लिए ना कर सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ अस, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जो हम में से कोई किसी की हेल्प करने के लिए ना कर सके, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डैश मनी डू यू हैव, तो देखिए मनी क्या है, नाउन है, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मच का, जबकि मैनी यूज करते हैं काउंटेबल के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मच आ जाएगा, मच एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यू, लॉट ऑफ और मैनी, तीनों ही आपका अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। और वैसे भी यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू सूटेबल वर्ड है वो क्या है आपका, मच है। लॉट ऑफ आपका अनकाउंटेबल में भी यूज हो सकता है, लेकिन लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, वहां पर हम बेसिकली इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लॉट ऑफ होता तो हो जाता। नेक्स्ट, मतलब आप सिर्फ किसी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो आप मच का यूज करेंगे। नाउ शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक फर्दर, मतलब वो इससे ज्यादा नहीं चल पाई, तो और ज्यादा अधिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी फर्दर, एनी फर्दर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सूटेबल वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। वास्को ड गामा वॉज डैश फर्स्ट यूरोपियन, अब देखो फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल है, फर्स्ट ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल से पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो फर्स्ट से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, तो देखो वुड क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले हम किसी भी डिटर्मिनर को, किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो डिटर्मिनर, मतलब यहाँ पर ना तो ए यूज होगा, ना दा यूज होगा, ना मोस्ट यूज होगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट जरूर लूंगी, आंसर जरूर दूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो सूनर डिड द ट्रेन डैश दुधी द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश्ड टूवर्ड्स इट। तो देखो डिड क्या है, डिड के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अराइव। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच डैश सिंस दे वर हियर लास्ट वीक। तो बहुत कुछ हो चुका था। तो देखो मच क्या है, अनकाउंटेबल है, उसके बाद हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच हैज़ हैपेंड। तो यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। अब फिर से वही कि उसने बहुत सारे बेस्ट एप्पल्स को क्या करा, तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड बताना है, क्या होगा, ऑब्वियसली उन्हें उनको चुना होगा, तो क्या हो जाएगा, शी चोज, जो कि सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है ये, तो शी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस एक्टिव है, तो यहाँ पर हमारा यही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ क्वेश्चंस को क्लास अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, सो दैट मुझे भी पता लग जाए कि हाँ आपने होली पे कितनी पढ़ाई की है। अगर सच में आपने होली पे पढ़ाई की है, मतलब आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।